सारे ज़रूरी सामान और खाने पीने की कुछ चीज़ें लेकर रमेश दूसरे शहर की ओर कार के स्टीयरिंग में हाथों को जमाए कुछ रोमांचित कर देने वाले गानों को सुनते हुए निकल पड़ा उस नए जगह जहां अभी अभी उसका तबादला हुआ था। रास्ते में गाड़ियों की तादाद और भीड़ भी काफी थी। शाम ढलकर रात होने जा रहे थे। रातों में अकेले तो सफर काटने वाला नहीं, इसलिए गुनगुनाते और अपने दोस्तों से कॉल में कॉन्फ्रेंस से बातें करते हुए और आने की सूचना देते हुए हाईवे से होकर निकल रहा था। रात भर का सफर और वो भी अकेले जाना आसान नहीं होता। रास्तों में बियर गटक चुका, पानी की बोतलें भी खाली हो चुकी थी। प्यास लगी थी जोरों की। हाईवे पार होने का इंतजार था। रात भी काफी हो चुकी थी। कॉन्फ्रेंस कॉल में बातें खत्म हुई। अब हाईवे के ओवरब्रिज से नीचे आकर बाएं हाथ से होकर जाने वाले रास्ते की ओर मुड़ा। सुनसान झाड़ियों वाले रास्ते पर कार चली जा रहे थे। काले घने अंधेरे को कार की लाइटों से निकलती रोशनी चीरते हुए अपना रास्ता बना रहे थे। अब रात काफी हो चुकी थी। रास्ते पर ना तो कोई घर था और ना ही कोई तालाब। अरे यार, पानी भी खत्म हो गया, अब क्या करूं? कहता हुआ बियर के बोतल को छूने लगा, पर वो भी खाली सी महसूस लगी। 2 बजे का समय था और रास्ता भी अकेले काटना मुश्किल। साथ ही मोबाइल्स के सिग्नल ने भी साथ छोड़ दिया। जाना था शहर से 210 किलोमीटर। आधे रास्ते से ज्यादा रास्ता तो निकल चुका था, पर भूखे प्यासे शरीर कब तक साथ दे। ये सब सोचता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी बहुत देर के बाद एक ढाबा दिखाई दिया। चलो कुछ तो मिला, कहते हुए कार वहां जाकर रोका और निकलकर ढाबे के पास रखे चौपाई पर जाकर बैठ गया। काफी लंबा रास्ता भी बचा है, करीब 50 किलोमीटर, पर थोड़ा आराम तो मिला। ये बातें सोचते हुए अपने चेहरे को रुमाल से पोंछ ही रहा था कि तभी महसूस हुआ कोई उसके हाथों को छू रहा है। तुरंत चेहरे से रुमाल हटाकर सामने देखता है। एक जवान लड़का करीब 20 साल का उससे पूछ रहा है, क्या चाहिए साहब? देखने में थोड़ा सा सांवला था, पर उसके वेशभूषा बहुत पुराने जमाने के लग रहे थे, जैसे अब उन कपड़ों का ट्रेंड नहीं रहा हो। जा, एक गिलास पानी, बियर ठंडी की बोतल और साथ में तंदूरी कबाब लाना। सारी बातों को बिल्कुल उपेक्षा करते हुए रमेश ने खाने का आदेश दे दिया। आखिर भूख लगने पर कुछ भी सूझता कहाँ है किसी को। उस लड़के के जाने के बाद रमेश गौर से ढाबे को देखने लगा। अच्छा सुंदर सजा था, चारों तरफ लाइटों के अंदर जैसे आग सी रोशनी जलती दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ नजर घुमाने पर बिजली के सारे उपकरणों में भी ऐसा ही जैसे एक आग की चिंगारी सी महसूस हुई। सामने बैठा शख्स चेहरे पर टॉवल डालकर बैठा था। हाथों को चारपाई पर टिकाकर उसके दोनों पैर हिल रहे थे और टॉवल से ढका सर घूम रहा था। धीरे धीरे अजीब ही समय था। रात का अंधेरा, सुनसान रास्ते और झाड़ियों के बीच होकर निकलना कोई मामूली बात तो थी नहीं। अचानक दूर एक आदमी पर नजर पड़ी जो एक छोटी सी डपली को हाथों में लिए आंखें बंद करके जमीन पर बैठा था। ढाबे वाले लड़के ने सारे खाने पीने की व्यवस्था करने के बाद रमेश के सामने रखी और जाने लगा। सुन छोटू, रमेश ने आवाज लगाई। हाँ भैया,
थोड़ा सा खाना सामने बैठे भिखारी को भी दे दे मेरी तरफ से। कौन सा भिखारी भैया? कहाँ? अरे वो जो सामने डबली बजा रहा है बैठकर, वहाँ तो कोई नहीं है भैया। अरे उधर नीचे देख। बोलते हुए रमेश ने सिर घुमाया और आंखें फटी की फटी रह गए। वहाँ कोई नहीं था, रास्ता खाली था। अच्छा छोड़, कहीं चला गया होगा। और कुछ लाओ भैया? नहीं, अगर ज़रूरत हुई तो बोलता हूँ। जैसे ही जलपान लेने की तैयारी करके पहला निवाला लेने ही वाला था कि सामने बैठे व्यक्ति के पैर जले हुए और फूटते हुए फोड़े दिखने लगे, जो अब तक बिल्कुल ठीक थे। हाथों में काले लकीर दिख रहे थे और कट्टे भी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। भूख, प्यास और अब डर परेशान करने लगा। छोटू, अरे छोटू, रमेश ने आवाज लगाई। क्या हुआ भैया? कहते हुए छोटू सामने आकर खड़ा हो गया। उसके सामने आते ही रमेश के हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उसकी नजरें छोटू के पैरों पर थी, जो बिल्कुल उल्टे और जले हुए नजर आ रहे थे। तुरंत सब कुछ छोड़कर कार की ओर भागा और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। आखिर क्या था वो? पता नहीं मैंने गाड़ी कहाँ रोक दी। कौन थे वो लोग? अनगिनत सवाल मन में चल रहे थे। यही सब सोचते हुए वो अपने नए शहर पहुंच गया और चैन की सांस ली। सबसे पहले सुबह सुबह अपने दोस्त सुरेंद्र के घर पहुंचा। वो क्राइम अखबार का रिपोर्टर था। रमेश उसे सारी बातें बताने ही वाला था, पर सुरेंद्र ने उसे आराम से बैठने की सलाह दी। कुछ देर आराम करने के बाद एक अखबार के बंडल के सबसे पहले आर्टिकल पर नजर पड़ी। उस अखबार को देखकर वो हैरान रह गया और सुरेंद्र से अखबार का वो पन्ना देने की गुजारिश करने लगा। अखबार पढ़ने के बाद रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो दोनों हाथों से अखबार को पकड़े हुए बिल्कुल एकटक मुंह खोले अजीब सी मुद्रा में सामने दीवार की तरफ देखने लगा। क्या हुआ? कहाँ खो गए जनाब? सुरेंद्र ने आंखों के सामने हाथ फेरते हुए कहा। नींद टूटी और हाथ में रखे अखबार को दिखाते हुए, कल मैं यहाँ गया था और इन लोगों से मिला भी था। पूरा वाकया सब कुछ उसने सुरेंद्र को बता दिया। अखबार की हेडलाइन में लिखा था, एक कार के अचानक सिलेंडर पर लगी ठोकर से हादसा, ढाबे में भीषण आग, 15 लोगों की मौत। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रवि को एक बार एग्जाम देने राजस्थान जाना पड़ा। ऑनलाइन होटल बुक करने पर सिर्फ एक ही होटल में रूम मिल रहा था, एलिना होटल। विचित्र बात थी, उस होटल के कोई रिव्यू नहीं थे। समय की कमी को देखते हुए उसने होटल बुक कर दिया। ट्रेन रात के 11 बजे पहुंची। स्टेशन के बाहर खाना खाने के बाद उसने होटल के लिए रिक्शा या टैक्सी करनी चाहिए। कोई उस रोड पर जाने को तैयार नहीं था। एक रिक्शा वाला तैयार हुआ। देखो, मैं आपको उस होटल से कुछ पहले ही उतार दूंगा, उसके बाद आपको खुद ही जाना होगा। इतने पर बात बन गई। रवि रिक्शा पर बैठ गया। क्या बात है, कोई उस रोड पर जाना नहीं चाहता, सब मना कर रहे हैं। साहब, आप नए लगते हैं शहर में, आपको कुछ पता नहीं। क्या पता नहीं? कुछ नहीं। आप उस गली से सीधा जाइए और दाईं तरफ आपका होटल होगा। वो लोग वहां पहुंच चुके थे। रवि होटल में पहुंचा। सुनसान इलाका था। रिसेप्शन पर बैठे एक लड़के ने बोला, आप रवि होंगे जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की थी? जी हाँ, मैं ही हूँ। अच्छा,
आपका रूम नंबर 105 ये रहा। और हाँ, रात में अगर कुछ सुनाई दे तो उठना नहीं बस। कैसे उठेंगे भाई, इतना थके जो है। आपने आईडी वगैरह कुछ नहीं मांगी? कोई ज़रूरत नहीं है क्या? नहीं नहीं, काम हो जाएगा इसी से। रवि रूम नंबर 105 में गया। रात के 12 बज चुके थे। तभी वो बिस्तर पर सोने गया। उसने इधर उधर देखा, सुनसान इलाका, कमरे भी ज़्यादातर खाली ही थे। जैसे ही वो गहरी नींद में था, अचानक उसे पायल के छनछनाने की आवाज़ आई। तो कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसके कमरे की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन उसे रिसेप्शन पर कहे लड़के की बात याद आ गई कि रात में उठना नहीं। वो चुपचाप सो गया। अगली सुबह उठा और जाने के लिए तैयार हो गया। वो नीचे खाने के लिए होटल के रिसेप्शन पर बात करने गया। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? जी सर, बिल्कुल। रात में मुझे पायल की आवाज़ आ रही थी। क्या कोई टीवी भी ऑन था क्या, या फिर कुछ और? रिसेप्शन वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। सर, आपका नाश्ता तैयार है। रवि खाने की टेबल पर बैठ गया। कुछ देर उसने खाना खाया, जिसके बाद वो एग्ज़ाम देने सेंटर पर निकल गया। जब एग्ज़ाम सेंटर पर गया तो उसकी आईडी मांगी गई। अरे ये क्या, आईडी कार्ड कहाँ गया? लगता है होटल में ही कल छोड़ आया। उसके पास 2 आईडी थी। उसने दूसरी आईडी दिखाई और एग्ज़ाम देने चला गया। ट्रेन रात की थी। उसने सोचा एग्ज़ाम देने के बाद उस होटल जाकर आईडी लेकर फिर स्टेशन चला जाएगा। 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम देने के बाद उसी होटल पर वो आ गया। शाम के 6 बज चुके थे। होटल पहुंचते ही उसने रिसेप्शन पर अपनी आईडी मांगी, तो इस पर उस लड़के ने कहा, सर मैं आपको आपके आईडी के बारे में याद दिलाने ही वाला था, ये लीजिए। रवि ने अपनी आईडी ली और उस होटल से निकलने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे फिर से उसके कानों में पायल की आवाज़ टकराई हो। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा तो पाया कि ट्रेन के समय में अभी वक्त है। वो वापस उस रिसेप्शन वाले लड़के के पास गया और उसने पूछा, अच्छा, सुबह जब मैंने पूछा कि यहाँ पायल की आवाज़ आती है तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? कल रात को मैं लगातार पायल की आवाज़ सुन रहा था। इस पर वो लड़का रवि की बात को सुनकर जैसे अनसुना सा कर दिया और उस लड़के ने फिर कहा, सर आपको जाना चाहिए, आपकी ट्रेन छूट जाएगी। इस पर रवि ने कहा, नहीं, मेरी ट्रेन में अभी वक्त है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? पायल की आवाज़, आप अगर बताना नहीं चाहते तो छोड़ दीजिए। जिस पर उस लड़के ने कहा, सर बहुत लंबी कहानी है। जिसके बाद रवि ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास भी काफ़ी समय है। जिसके बाद उस लड़के ने बताना शुरू किया। रॉबर्ट और जोसेफ बहुत अच्छे दोस्त हैं। जोसेफ इस होटल का मालिक था। रॉबर्ट को भी वो यहीं पर काम पर रखता था, मतलब कि बिल्कुल एक पार्टनर जैसा। दरअसल इस होटल का असली मालिक जोसेफ ही था। उसकी इकलौती लड़की थी, उसका नाम एलिना था। जोसेफ और रॉबर्ट में घनिष्ठ दोस्ती थी। अपने काम और चतुराई से रॉबर्ट ने जोसेफ के दिल में अपने लिए एक खास जगह बना ली और उसका विश्वास पात्र बन गया। जोसेफ रॉबर्ट पर बेहद भरोसा करता था। कभी कभी तो जोसेफ विश्वास के कारण कंपनी के मुख्य काम रॉबर्ट को ही सौंप देता था। तब जोसेफ की लड़की इतनी बड़ी और सयानी नहीं हुई थी कि वो कंपनी का काम देख सके। इसलिए रॉबर्ट को जोसेफ ने अपने सह मैनेजर के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया हुआ था। अचानक किसी घातक बीमारी के चलते जोसेफ रॉबर्ट को अपने घर बुलाकर अपनी पत्नी और बेटी के सामने उससे अपनी कंपनी की कुछ ज़रूरी बातें करता है।
जोसेफ रॉबर्ट से कहता है, देखो जोसेफ, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मेरे साथ मिलकर तुमने बहुत काम भी किया है, इसलिए तुम्हें मेरे काम का एक अच्छा तजुर्बा भी हो गया होगा। मैं अपनी बेटी एलिना को इस होटल का भार सौंप रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि एलिना होटल के काम के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानती जितना कि तुम जानते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस होटल को चलाने में मेरी बेटी की मदद करो। रॉबर्ट, अब से मेरी बेटी कंपनी के मालिक है और तुम्हें एलिना के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाना है। रॉबर्ट जोसेफ का हाथ पकड़कर उससे कहता है, तुम चिंता मत करो जोसेफ, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। ये सुनकर जोसेफ के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। रॉबर्ट दोहरे चरित्र का आदमी था, लेकिन जोसेफ को फिर भी उसकी बातों पर जरा भी शक नहीं होता। जोसेफ अपनी बात रखकर निश्चिंत हो जाता है। जोसेफ की हालत ज़्यादा खराब होने की वजह से उनकी जगह उनकी बेटी एलिना होटल का भार संभालती है, जिसमें रॉबर्ट के उसके साथ भी शामिल था। कुछ महीनों तक कंपनी का कार्यभार संभालने के दौरान ही एलिना के पिताजी यानी कि जोसेफ गुजर गए। आखिर रॉबर्ट जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। तब तक एलिना भी रॉबर्ट की मदद से कंपनी का सारा हिसाब किताब समझ चुके थे और वो अपने होटल के मुख्य काम अब रॉबर्ट को ना देकर खुद ही निपटा लेते थे। इससे रॉबर्ट को ये बात खल रही थी कि एलिना अब कंपनी का कोई भी मुख्य काम उसे नहीं सौंपती और खुद ही निपटा लेती है। मतलब कि वो उसे अब होटल के आधे हिस्से का भागीदार नहीं बनाना चाहती और वो उसे नीचे ही रखना चाहती है, जबकि एलिना ऐसा कुछ भी नहीं सोचती थी। वो एक सकारात्मक सोच की लड़की थी। वो होटल के काम ज़्यादा भार किसी और पर नहीं छोड़ना चाहते थे और फिर जो भी काम वो अच्छे से खुद कर सकती है उसे वो दूसरे से क्यों कराए। अपने दोस्त जोसेफ के मरने के बाद रॉबर्ट को उसकी कंपनी हड़पने का लालच आ जाता है। कई दिन गुजर जाते हैं। रॉबर्ट के लालच की लालसा बढ़ती जाती है। फिर एक दिन वही होता है जो होना था। रॉबर्ट एलिना को इसी होटल में बेरहमी से मार डालता है और फिर उसकी लाश को इस होटल के एक दीवार के पीछे चुनवा देता है। हालांकि उसके कई दिनों के बाद रॉबर्ट पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान उसने सारा कुछ कबूल लिया और फिर उसे जेल हो गई। मगर कहते हैं कि तभी से इस होटल एलिना में एलिना की आत्मा भटकती रहती है। रिसेप्शन वाले लड़के की पूरी बात सुनकर मुझे समझ आया कि कल रात वो पायल की आवाज़ किसकी थी। जिसके बाद मैंने वहाँ से अपना सामान उठाया और सीधे स्टेशन पहुँचा। ट्रेन पकड़कर अपने घर के लिए रवाना हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।